अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है ताहिर गौरा साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत ज़बरदस्त अपना यूट्यूब चैनल भी है उनका, टैग टीवी के नाम से। और बहुत शुक्रिया सर कि आज बहुत आपने बहुत शुक्रिया। ज्वाइन किया। सर मुझे मुझे यकीन है कि आपकी बड़ी गहरी नज़र होगी आजकल यहाँ पर क्या हो रहा है, और उस बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर हम बात करना चाहेंगे कि जो इंडिया से एक मिसाइल यहाँ पे भटकता हुआ आ गया था, उसके बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, सॉरी भी कर दिया। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि सॉरी से काम नहीं चलेगा, इस पे तहकीकात होगी और आलमी बरादरी इसका नोटिस ले। देखिए जी, बात यह है कि आलमी बरादरी इस वक्त काफ़ी मसरूफ़ है यूक्रेन और रशिया के मामले में। वो ठीक से उसका ही नोटिस नहीं ले रही, फिर आलमी बरादरी इस बात का भी नोटिस ले रही है जो इमरान खान ने तकरीर करते हुए पिछले हफ्ते कहा था कि यूरोपियन यूनियन के कोई हम गुलाम नहीं हैं और वो कौन होते हैं हमें बताने वाले। तो हालांकि यूरोपियन यूनियन ने कोई ऐसा कोई दबाव नहीं डाला था, एक सजेस्ट किया था, चूंकि इसलिए सजेस्ट किया था कि ये ऐन उस मौका पर जब रूस ने हमला किया था यूक्रेन पर, तो ये रूस में मौजूद थे और कह रहे थे कि बहुत एक्साइटमेंट का वक्त है। तो यूरोपियन यूनियन ने मेरा ख्याल है उसी इनकी एक्साइटमेंट के मद्देनज़र इनको एक तरह से सजेस्ट किया था कि आप प्लीज़ यूक्रेन के ख़िलाफ़ जो रूस का अटैक है उस पर मज़म्मत कीजिए। तो आलमी बरादरी की जो तवज्जो है वो तो इन मसाइल पर है। पाकिस्तान की हद तक अगर यूक्रेन और रशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इमरान खान किस तरह की बातें करते हैं इस पे तवज्जो है। अब भारत से जो एक मिसाइल भटकता हुआ गलती से आ गया तो वो भारत ने इमीडिएटली सॉरी कर दिया और उस पे अफसोस का इजहार किया कि भाई हम हमारा कोई ऐसा मकसद कोई प्रोवोकेट करना नहीं था, बल्कि ये एक मिसटेकन मिसगाइडेड मिसाइल था। तो उन्होंने इमीडिएटली उसको कर दिया। अब इस पे चूंकि शाह महमूद कुरैशी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और पॉलिटिक्स भी इसलिए करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो इससे दूर करना चाहते हैं जो तहरीके अदम एतमाद का वहाँ पे सिलसिला चल रहा है। वो तो चाहते हैं कि मिसाइल के मसला पे पूरी कौम की तवज्जो हो जाए। अब पूरी कौम की तवज्जो क्या मिसाइल पर होनी है, वो तो जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खुद मिसगाइडेड मिसाइल हैं मिस्टर इमरान खान, पूरी कौम की तवज्जो उन पर है। और दूसरे बड़े मिसगाइडेड मिसाइल तो शाह महमूद कुरैशी हैं, तो इनकी तरफ पूरी की पूरी तवज्जो है। आलमी बरादरी को कोई वक्त नहीं है कि इस तरह के मसाइल पे कोई तवज्जो दें, जबकि भारत ने इमीडिएटली कह दिया कि भाई हमारा कोई इसमें बुरा इंटेंशन नहीं था, वी आर सॉरी। उन्होंने कहा कि वो आ गया है। तो बहरहाल अब शाह महमूद कुरैशी तो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो तरीके अदम एतमाद की जो वहाँ पे फ़ज़ा है उससे हटा के इस तरफ लाई जाए, मगर अवाम जो है पाकिस्तान की वो इसी फ़ज़ा में है कि तरीके अदम एतमाद के सिलसिला में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी क्या क्या बयानात देंगे और कैसे जोड़ तोड़ वहाँ पे होगी। तो मेरा ख्याल है पूरी तवज्जो इसी पे रहेगी, पाकिस्तानी अवाम की भी, आलमी बरादरी की भी। और इनकी ये ख्वाहिश के ना तवज्जो रहे वो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। तो सर जैसे ये कहते हैं कि इस तरह से मिसाइल नहीं चल सकता, जबकि कई जगह पे हमने जो है पढ़ा है और सुना है कि कई कंट्रीज में ऐसा हो चुका है। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में ओजड़ी कैंप, अगर आपको याद हो ओजड़ी कैंप का वाकया, वो भी तो यही था ना कि इनके अपने मिसाइल्स चल गए थे और सारा नुकसान हुआ था। तो ये कहना कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये वाकई आपने सही नुक्ता उठाया, मगर ओजड़ी कैंप की आपने मुझे याद दिलाई। तो ओजड़ी कैंप कौन सा इत्तफाकन हुआ था? वो अगर उस जमाने को आप याद करें तो उस जमाने के तमाम मुबस्सिरीन तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि ओजड़ी कैंप में बहुत सारा ऐसा असला था तो जिसको डिस्कार्ड करना था इनको, क्योंकि वो असला किसी और काम के लिए आया था, वो महफूज किसी और काम के लिए हुआ। वो तो वाकई आपने उसका जिक्र किया, तो एक बहुत ही खौफनाक सानया जिसकी यादें हमें याद आ रही हैं। मैं उस वक्त एक यंग जर्नलिस्ट था, अभी मैं एक नावल लिख रहा हूँ, मैंने उस पर भी एक पूरे का पूरा चैप्टर इस पे लिखा है। और उसमें भी ओजड़ी कैंप
के ज़माने में बहुत सारी हलाकतें हुई थी और मुझे याद है इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तो एक कोहराम बपा हो गया था। वो तो ख़ैर देखिए इतना बड़ा सान्या था और वो इंटेंशनली किया गया ताकि कुछ असले को ज़ाया किया जाए। असले को उस वक़्त ज़ाया करने वाले जो लोग थे वो शायद उसके कॉन्सिक्वेंस को नहीं समझ सके कि ये कितना फैलेगा। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत सारे लोग जो मेरी एज के या मेरे से बड़ी उम्र के हैं उनको वो याद है कि कितना ही वो खौफनाक सान्या था। अब जबकि ये भारत के मिसाइल की बात है तो ये तो एक मिसाइल था। ये कोई ओजड़ी कैंप की तरह कोई मिसाइलों की लाइन तो नहीं लगी हुई थी जो उड़ रहे थे। वो जो मिसाइलों की लाइन लगी थी ओजड़ी कैंप के उस सान्हे में और जो वो उड़ रहे थे तो वो कोई हादसा नहीं था, वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो तो बाकायदा किया गया था कुछ हकाइक को छुपाने के लिए। लेकिन भारत की तरफ से तो अगर कोई वाक़ई इंटेंशनल कोई होती कोशिश तो फिर एक मिसाइल थोड़ा आना था। तो ना ही भारत ऐसा करेगा मैं समझता हूँ और भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली एक एरर हुआ है जिसमें उन्होंने सॉरी भी बोल दिया। अगर हम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बात देखें तो ये तो ख़ैर सॉरी भी नहीं बोलते, यहाँ से अजमल कसाब चला गया था, यहाँ से कौन-कौन नहीं गया, कश्मीर में इनके जो ह्यूमन मिसाइल हैं, वो आज तक जा रहे हैं। बिल्कुल। इन सीज़ फायर के बावजूद भी। तो वो तो अब ये है कि वही सारे का सारा मसला जो मैंने अभी पीछे अर्ज़ किया कि ये डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं अवाम को और कुछ भी नहीं है इसमें। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं सर, ये वाकई में अटेंशन डाइवर्ट करने की नाकाम सी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर अगर हम बात करें इमरान खान साहब की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी मैं 10 लाख लोग इकट्ठे करूंगा इस्लामाबाद में और उन लोगों में से गुजर के जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो होगा। आपको लगता है 10 लाख लोग आ जाएंगे इस्लामाबाद? मतलब इस्लामाबाद में मैं रहती हूँ, मुझे पता है बड़े ठंडे लोग रहते हैं यहाँ पे। कुछ भी हो जाए, नहीं जलजल आता है तो बाहर नहीं निकलते, तो बैठे रहते हैं मेरे समेत कि शायद ठीक हो जाए। तो ये कैसे दावा कर रहे हैं कि इतने लोग ये इकट्ठे कर लेंगे? देखिए 10 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है और ये नंबर दुनिया में कहीं पर बाहर लाना कोई ईज़ी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि इम्पॉसिबल है, चलिए मैं ये नहीं कहता, लेकिन कोई ईज़ी नहीं होता। किसी भी मैदान में, किसी भी चौराहे में आप 50-60 हज़ार लोग भी इकट्ठे कर लें तो बहुत बड़ी बात होती है। और 50-60 हज़ार लोगों का जो मजमा होता है वो भी कैमरों से और वीडियो फुटेज से वो भी 10 लाख का ही दिखता है। क्योंकि उन हेड्स को काउंट करना कोई आसान काम नहीं होता। कौन गिनती करेगा? अब इमरान खान तो जब कंटेनर की सियासत किया करते थे और जब ये रिलेटिवली मकबूल हुआ करते थे तब भी कभी 10 लाख लोग इकट्ठे नहीं कर पाए थे। अब तो वो काफ़ी नामकबूल हो चुके हैं और काफ़ी नामकबूल हो जाने के बाद इस बात का इम्कान बहुत कम है कि वो 50-60 हज़ार लोग भी इकट्ठे कर पाएँगे। वैसे भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर इमरान खान के ये जो हरबे हैं या उनकी काबीना के कुछ लोगों के जो हरबे हैं कि जी हम जलसे में से गुज़रने नहीं देंगे, गुज़र के दिखाएँ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जाने वाले एमएनए हैं, ये सारे बहुत ही अनडेमोक्रेटिक रास्ते हैं। यानी ये बाकायदा बुली है और ये उस जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अपोज़िशन का कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, वो उनका एक राइट है, उन्होंने वो उसका मोशन पार्लियामेंट में पेश किया है और गालिबन सुन रहे हैं कि 27-28 मार्च को शायद उसकी काउंटिंग भी होगी। तो अब इनका ये कहना जी कि लोग गुज़र के जाएँ उस जलसे में से, तो ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे जी कि मेरी लाश से होकर जाना, अगर तुमने मुझे छोड़ के जाना है, तो वो फ़िल्मी जुमला होता है ना जो एक, तो ये उस तरह की बात है। तो ये बहुत ही एक अनडेमोक्रेटिक रवैया है, यानी ये दोबारा कंटेनर पे चढ़ दौड़े हैं और लगता ये है कि जो कंटेनर की इनकी पहली सियासत थी, अब इनकी कंटेनर की सियासत आज की जो अब ये शुरू कर चुके हैं एज़ प्राइम मिनिस्टर, वो मुख्तलिफ होगी, इनको वो मकबूलियत नहीं रही। पहले भी पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत उनके साथ नहीं थी, इसीलिए तो ये 155
सीट्स के साथ पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, इनकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है। जब ये बहुत मकबूल भी होकर या जो लोग कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद के साथ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तब भी ये मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, तब भी ये इनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। तो अब तो ये उससे काफी ज्यादा नामकबूल हो चुके हैं। तो अब इस नामकबूलियत के लेवल पे पहुंचने के बाद ये 155 सीट्स से कम होते नजर आ रहे हैं, इसीलिए तो ये डर रहे हैं। लेकिन बहरहाल दावे करने को इमरान खान कुछ भी कह सकते हैं। आप और मैं उन्हें कैसे रोक सकते हैं? कोई भी नहीं रोक सकता, रोकना भी नहीं चाहिए। अपना मजाक अगर वो खुद ही उड़ाना चाहते हैं तो उड़ाने दें। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पीएमएल-क्यू के ऊपर हर तरफ से अटैक किया जा रहा है इमरान खान की पार्टी की तरफ से। पहले शेख रशीद साहब ने कहा कि 5-5 सीट्स वाले भी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर की सीट के लिए, जबकि उनकी खुद की एक ही सीट है। और आज असद उमर साहब ने भी इसी तरह की मिलती-जुलती बात की और पीएमएल-क्यू को टारगेट किया। पीएमएल-क्यू सर, आप जानते होंगे कि हमेशा से जब गवर्नमेंट बनाई जाती है या गिराई जाती है, तो उनका बड़ा खास रोल चौधरी बरादरान का होता है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि अभी जिस किस्म के अटैक्स उनके ऊपर किए जा रहे हैं? देखिए, वो अटैक भी बहुत नेचुरल है, वो भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। और आपने दुरुस्त कहा कि काफ लीग जो है वो हुकूमत बनाने और गिराने के वक्त एकदम से मंजर आम पर आती है, और यही जो बहुत छोटी जमातें होती हैं उनका रोल होता है। ये वैसे पूरी दुनिया में ही होता है, जहाँ कहीं भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट होंगी तो उनके साथ जो छोटे छोटे ग्रुप्स लगे होते हैं, जिनकी वजह से वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट इक़्तिदार में आती है, फिर उनके साथ भाव ताव शुरू हो जाता है। चाहे वो भाव ताव डेमोक्रेटिक लेवल पे का हो, चाहे वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो लेन देन की बुनियाद पर हो, वो है। लेकिन पाकिस्तान में जो काफ लीग के अलावा हम देखते हैं एमक्यूएम जो इन लोगों की है, खालिद मकबूल सदीकी और इन लोगों की, चूंकि एमक्यूएम भी तो वहाँ पे अभी असली मौजूद नहीं है। असली एमक्यूएम के जो बानी हैं अल्ताफ हुसैन साहब, उनको तो अभी आपने सुना होगा लास्ट मंथ लंदन की एक अदालत ने बाइज्जत बरी किया है एक मुकदमे से। तो काफी उनका इन्फ्लुएंस है, इसलिए उनके पास वो यानी जो एमक्यूएम इस वक्त पाकिस्तान में है, उनके पास वो सीटें नहीं हैं जो कभी हुआ करती थी, चूंकि वो अल्ताफ हुसैन ग्रुप की उनके साथ वाबस्तगी नहीं है। तो इस वक्त उनके पास गालबन 7 सीटें हैं, तो वो भी ऑफ कोर्स एक स्टेक होल्डर है। चूंकि इनके पास तो 155 सीटें हैं असेंबली में पीटीआई की, तो इनको जो 172 का जो नंबर चाहिए, उसमें 5 काफ लीग के हैं, 7 एमक्यूएम के हैं, गालबन 4 या 5 बैब के हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं 2-1। तो इसी तरह इनकी सरकार बनी है। तो अब काफ लीग का यही रोल रहा है, काफ लीग एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। मैं ये समझता हूँ कि अगर काफ लीग चेंज होती है तो सिर्फ 5 का नंबर ही चेंज नहीं होता, वो एस्टैब्लिशमेंट का जो माइंडसेट है वो भी हमें बताता है कि भाई अब काफ लीग यानी एस्टैब्लिशमेंट का माइंडसेट किधर है। वैसे तो बाय द वे एस्टैब्लिशमेंट के माइंडसेट शाह महमूद कुरैशी खुद भी हैं, आपके फवाद चौधरी हैं, शेख रशीद हैं। तो अब चूंकि खास तौर पर शाह महमूद कुरैशी इतना आगे जा चुके हैं इमरान खान के साथ, तो उनके लिए वापसी मुश्किल होगी पीपल्स पार्टी में जाना उनका। तो लेकिन शेख रशीद और फवाद चौधरी ये कुछ अरसे न्यूट्रल बैठ सकते हैं, लेकिन लफ्ज न्यूट्रल भी आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त मजाक का निशाना बना हुआ है। तो काफी मजाहिया सूरत हाल है, कॉमिक एक सीन है जो वहां पे नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं सर, न्यूट्रल से याद आया मुझे, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि इमरान खान ने इतनी हिम्मत कैसे कर ली कि उन्होंने एक तरह से फौज पे जो है तनकीद कर दी कि वो न्यूट्रल नहीं हो सकते और न्यूट्रल तो जानवर होता है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इमरान खान जब से तहरीक अदम एतमाद की फजा में आए हैं, मोशन से पहले भी, तो उनको भी पता है कि ये तहरीक अदम एतमाद तभी मोशन, जो इसका मोशन है पार्लियामेंट में जाएगा, अगर एस्टेब्लिशमेंट के बड़े फैक्शन की सपोर्ट होगी। अभी आपको याद होगा पिछले हफ्ते इन्होंने मौलाना फजल रहमान के लिए फिर गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए जलसे में। तो फिर उन्होंने खुद ही कहा कि चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने उनको समझाया कि उनके लिए जनरल डीजल का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, कोट अनकोट। मैं जो मैंने मीडिया में पढ़ा, पाकिस्तान के प्रेस में जो पढ़ा, उसके हवाले से। तो इसका मतलब यह कि जब इमरान खान खुद कहते हैं कि मुझे जनरल बाजवा ने
मशवरा दिया है कि मैं उनका नाम गैर हुँ, पार्लिमानी तौर पर ना लूँ, यानी मौलाना फजल रहमान का। हुँ, तो इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें एक डायरेक्ट मैसेज दिया गया है। हुँ, तो अब इमरान खान भी एस्टेब्लिशमेंट को इनडायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं, उनको न्यूट्रल कहना चाहते हैं और कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, तो उनको जानवर कह रहे हैं। तो इमरान खान जो हमारी इतलात हैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि जनाब मैंने कह दिया है कि मैं बहुत खतरनाक साबित होऊंगा जो भी मेरे हुँ, खिलाफ जाएगा, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे आप एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों। और इमरान खान गालिबन यही पैगाम देना चाहते हैं कि मैं अब देख लूंगा सबको। तो एस्टेब्लिशमेंट को वो यही कहना चाहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा एक लोगों का वो मुझे फॉलो करते हैं, तो वो फिर मैं भी आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करूंगा, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो हर कोई अब सियासी जमात बोल ही रही है। आजकल तो खैर अपोजिशन नहीं बोल रही, लेकिन जब इमरान खान बहुत ज्यादा उनकी गुड्डी चढ़ी हुई थी तब तो हुँ, अपोजिशन बोल रही थी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि भाई ये आपका लाडला है, आपका चहेता है, आप भी गलत है, आप इसको गलत तरीके से लाए। अब एस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं कर रही, सॉरी अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो अब इमरान खान ये इंदिया दे रहे हैं कि मैं अब ये काम करूंगा, मैं आपको जानवर भी कहूंगा, और अगर मेरे खिलाफ तरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फिर उसके बाद जाहिर है ये अपोजिशन में होंगे, तो अपोजिशन में बैठ के ये फिर बातें करेंगे जो हमेशा से किया करते थे, और बल्कि उन्होंने वो बातें करना शुरू कर दी कि जी मैं जो है अमेरिका की आपको जो गुलामी है उससे निजात दिलाऊंगा। अभी तो वो कह रहे हैं ना कि मेरी जंजीरें टूट गई हैं, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जी, आमतौर पर वो जो जो पट्टे डाले जाते हैं जानवरों को, हुँ, वो ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि वो अब मेरे जो जिन्होंने पट्टे मेरे काबू किए हुए थे, तो हुँ, वो अब मैं उनका पाबंद नहीं रहा। तो ये एक बड़ी कॉमिक सी लैंग्वेज है, मगर ये जो एक मज़ाहिया लैंग्वेज है, जो अफ़सोसनाक भी है, ये कोई पाकिस्तान में नई लैंग्वेज नहीं है, ये हमेशा से चली आ रही है। इसमें नया ये है कि इमरान खान इनका बहुत ही चहेता था। वैसे तो एक ज़माने में प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ भी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े चहेते हुँ, रहे, अगर हम आईजीआई के दौर को याद करें, 1988 के ज़माने को याद करें। हुँ, लेकिन फिर वो भी बदले, इक़्तिदार में आने के बाद पहली हुकूमत जब उनकी तोड़ी गई, फिर दूसरी तोड़ी गई, फिर तीसरी जिस तरह तोड़ी गई। तो अब इमरान खान की हुकूमत तो फ़िलहाल कोई नहीं तोड़ रहा। लेकिन वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। तो अब हुँ, नया ये है कि इमरान खान एक बहुत ही ख़ास माइंडसेट के लोगों के चहेते लीडर हैं। उसमें कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी उनको बहुत चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं। हुँ, लेकिन अब ये है कि इमरान खान डिलीवर कुछ नहीं कर सके, बातें ही बातें हैं और बदतमीज़ी ही बदतमीज़ी है। तो वो तूफ़ान बदतमीज़ी, आप जो दोस्त इस वक़्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पर आप जैसे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं कि उस तूफ़ान बदतमीज़ी का क्या वहाँ पे ख़मियाज़ा भुगता जा सकता है, यानी अवाम क्या भुगत रही हुँ। है और कितना प्रेशर आप दोस्तों पे है जो सहाफ़त कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे हैं, अजीब-सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, बल्कि दोनों तरफ से, ये अपोज़िशन की तरफ से शायद इतनी नहीं हो रही, जितनी गवर्नमेंट घबराई हुई नज़र आ रही है। लेकिन सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहिए, इनकी गवर्नमेंट हटाकर, इनको टाइम पूरा करने देना चाहिए। और साथ ही आपका क्या ख़्याल है कि इनको टाइम पूरा करने देना चाहिए और आपको क्या लगता है कि कामयाब हो जाएगी इनके खिलाफ जो तहरीक उठी है? देखिए, पहली बात ये है कि ये कोई इनको उतार नहीं रहा। हुँ, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। अगर ये कामयाब होता है तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये सियासी शहीद बनेंगे, क्योंकि ऑफ़ कोर्स इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, और कोई फ़ौज इनको उठा के या कोई सदर पाकिस्तान, जैसा कि हमने 1990 में, फिर 93 में, फिर 97 में, 99 में ये सब कुछ देखा कि वो किसी न किसी तरह से उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर को सदर ही असम्बलियाँ तोड़ा करते थे, और 99 में तो कू आ गया बाकायदा, जब मुशर्रफ आए। तो इस बार कोई असेंबली नहीं तोड़ रहा, अब तक की जो सूरत-ए-हाल चल रही है। ना कोई इनको
वहां से पकड़ के, कान से पकड़ के हटा रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है कि भाई आपके पास 155 सीट्स हैं, आपके पास मेजोरिटी नहीं है, ऑपोजिशन ये कह रही है कि हमारे पास नंबर्स हैं। अब ये सवाल कि क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ, नो वोट जो है, मतलब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, नो वोट, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, माफी चाहता हूँ, वो क्या इनके खिलाफ कामयाब हो पाएगी? सूली तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल है, वो कामयाब होने के इम्कानात ज्यादा है, इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं। अभी हम यकीन से तो नहीं कह सकते, वो तो उसी रोज पता चलेगा जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो अपना रंग दिखलाएगी, हाँ या ना की सूरत में। लेकिन जो जो हालात नजर आ रहे हैं वो ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ कामयाब होती नजर आ रही है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनके पास बहुत थोड़े नंबर हैं जिसकी वजह से ये हुकूमत बना के बैठे हुए हैं। और जबकि अपोजिशन के पास नंबर इनकी पार्टी से ज्यादा, अपोजिशन अगर मुतहद होती है तो ज्यादा है, और उनको भी 10-12 वोट चाहिए इनको हटाने के लिए। तो लगता यही है, इम्कान यही है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गैर जानबदार तौर पर हो, ये उसमें रखने ना डालें या उसमें बदतमीजी ना करें, तो कामयाब हो जाएगी इनके खिलाफ। लेकिन इनकी कोशिश ये है कि मैं उसमें कोट एंड कोट, जो अपोजिशन कह रही है कि मैं उसमें गुंडागर्दी करूं, इनको असम्बली के इजलास में दाखिल होने से रोकूं, स्पीकर को जो इनकी पार्टी का है उसके जरिए दबाव डलवाऊं, कोई ऐसे ऑर्डिनेंस लेकर आऊं जिसके जरिए जो है सूरत हाल वहां पे कोई मार कुटाई वाली बने, लड़ाई वाली बने। ये चाहते हैं इमरान खान कि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से ना जाऊं, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो ये शहीद नहीं बनेंगे। ये चाहते हैं कि कोई हल्ला गुल्ला हो, कोई मार कुटाई हो, कोई गड़बड़ हो, ताकि मैं उससे सियासी शहीद बनूं। लेकिन सर इससे भी ज्यादा खतरनाक फॉरेन फंडिंग केस नहीं लगता आपको? अगर अगर उसका फैसला आ गया तो इनकी तो पूरी पार्टी ही नाअहल हो जाएगी, सभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अपने आप ही, मतलब पार्टी ही बाहर हो जाएगी, इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे, ज्यादा सिचुएशन खराब होगी इनके लिए। हाँ, देखिए, अगर वो फॉरेन फंडिंग केस सामने आ गया तो फ्रैंकली अगर इनके लिए मसाइल ज्यादा बने तो उसमें भी ये सियासी शहीद बनते नजर आते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में देखिए मियां नवाज शरीफ के खिलाफ और उससे पहले जरदारी साहब के खिलाफ कैसे कैसे मुकदमात नहीं आए और उनको नाअहल करार दिया गया। अभी ये लास्ट जो सरकार थी मियां नवाज शरीफ की, वो इसी तरह थी ना, उनके खिलाफ मुकदमात का एक पलंदा खोला गया, जो अब बहरहाल बाद में अदालतों ने अक्सर मुकदमात को खारिज कर दिया, लेकिन उनकी गवर्नमेंट तो चली गई। अच्छा, अब ये तो यही कहते रहे इमरान खान भी और उनके उस वक्त के चहेते चीफ मिनिस्टर मियां साकिब निसार भी कि जी देखिए, ये बिल्कुल जेन्युइन ग्राउंड्स पे हमने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता किया है। ठीक है, तो अगर इनके खिलाफ मुकदमे आएंगे तो फॉरेन फंडिंग केस के जैसा कि लगता है, तो ये भी वही कहेंगे कि जी देखिए, ये तो पाकिस्तान की रीत रवायत है, जब किसी की हुकूमत हटाना हो तो मुकदमों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, उनके पलंदे खोल दिए जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि मुकदमों के जरिए ये जब जाते हैं तो तब भी ये सियासी शहीद ही बनेंगे। सियासी शहीद ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में जाने की जो इनकी सूरत बनती नजर आ रही है उसमें नहीं बनेंगे। तो इसलिए इनकी कोशिश है कि हंगामा हो, बदमाशी हो, और ये भी चाहते हैं कि ये किसी तरह से रह जाएं 1-1.5 साल जो है, ताकि इलेक्शन में ये मनमानियां कर सकें। अगले इलेक्शन में अगर ये इक्तदार में होंगे तो मनमानियां कर सकेंगे। फिर बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन का मामला है वो उसमें भी ये अब रखने डालेंगे, क्योंकि इनकी अब बाजवा साहब के साथ नहीं बनती। पहले जब ये आए थे तो ये बाजवा साहब के साथ वन पेज पे थे, लेकिन अब ये एक अलग बहस है कि बाजवा साहब कितनी का एक्सटेंशन मजीद लेंगे। ठीक है, वो जाहिर है, हो सकता है एक एक्सटेंशन भी उनको मजीद ना मिले, लेकिन ये इमरान खान ये जरूर चाहेंगे कि अपनी मर्जी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ले आए, अपनी मर्जी के ISI के सरबराह को ले आए, कोर कमांडर्स में तब्दीलियां कर सकें। तो ये शायद एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। एस्टेब्लिशमेंट बाजवा साहब के बारे में कोई ऑब्सेस नहीं है कि हमने उनको ही रखना है, मगर एस्टेब्लिशमेंट को ये नजर आ रहा है कि ये शख्स अब बहुत मैस करेगा आर्मी के अंदर भी। तो वो ये चाहते हैं कि इसके मैस से बचने के लिए ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जितनी जल्दी चला जाए उतना अच्छा है, ताकि अगर इसको 1-1.5 साल का वक्त मिल गया तो ये फिर ज्यादा सिस्टम में मैस करेगा, ज्यादा खराबियां करेगा।
ये उनको खदशा नजर आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, और आजकल तो बहुत एक्टिविटीज हैं, हम देखते हैं कि 28 मार्च तक क्या होता है, और हम फिर दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 28 मार्च के बाद फिर हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ और क्या किस्मत में आया इमरान खान साहब के। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।